गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ब्रैकेट में दिया हुआ है ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग, स्मार्ट एंड एटीएम। अभी तक इस सब्जेक्ट में हम लोग लेसन नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं, जो कि बिजनेस सर्विसेज के नाम से था। उसमें हम लोगों ने बिजनेस सर्विसेज के कंसेप्ट के साथ ही साथ में बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, किस तरह से बैंक परफॉर्म करती है, बैंक के क्या कार्य होते हैं और अदर चीज़ों को भी पढ़ा। बैंक में कितने टाइप्स के अकाउंट्स हम ओपन कर सकते हैं, बैंक अपने कस्टमर्स को क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाती है, स्पेशल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाती हैं। और उसी के साथ साथ में हम लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं, बिजनेस में हमें किस तरह से कौन सी चीज़ों का यूज़ करते आता है, ये सब हम लोगों ने बिजनेस सर्विसेज के लेसन में पढ़ा था। आज हम लोग लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस लेसन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस होता क्या है, ई बिजनेस की अवधारणा क्या है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, द बिजनेस वर्ल्ड हैज़ विटनेस द टेम्परस changes in the conductions of modern business in the wake of globalization। अब यहाँ पर ई बिज़नेस जो रहता है या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड बिजनेस जो रहता है, ई व्यवसाय जिसको रहता है, जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारा पूरा जो वातावरण रहता है या आधुनिकरण, जिसको हम बोलते हैं भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन का हिंदी मीनिंग होगा भूमंडलीकरण। तो यहाँ पर हमारे नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम हमारे बिजनेस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके किस तरह से अपने बिजनेस को एक नए मोड़ पर ले जा सकते हैं, न्यू कंसेप्ट हम हमारे बिजनेस में ला सकते हैं। यही चीज़ें हमें हमारे ई बिज़नेस के थ्रू पता चलती हैं, या यही हमारे ई बिज़नेस का कंसेप्ट होता है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ई बिज़नेस। मीनिंग और डेफिनेशंस क्या होती है, ई बिज़नेस का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ई व्यवसाय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हमारा दिया हुआ है ई बिज़नेस। तो हम लोग इसके मीनिंग और डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ ओवर इंटरनेट और एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क इज़ नो एज ई बिज़नेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। मतलब यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा या कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता के द्वारा या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू जब हम हमारे बिजनेस को कंडक्ट करते हैं या बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो वही हमारा कहलाता है यहाँ पर ई बिजनेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आगे दिया हुआ है, इन द वर्ड्स ऑफ फिलिप कोटलर, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द जनरल टर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस विच इज सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब यहाँ पे फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन दी हुई है, फिलिप कोटलर के हिसाब से जो परिभाषा यहाँ पर दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की या ई बिजनेस की, वो है कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो होता है वो किसी भी आइटम को, किसी भी प्रोडक्ट को परचेस और सेल करने की एक प्रोसेस होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड के ऊपर डिपेंड करके की जाती है। मतलब यहाँ पे फिलिप कोटलर कहना चाहते हैं कि जब हम ई बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर किसी भी वस्तु को खरीदना हो या बेचना हो, मतलब एक परचेस और सेल्स करने की जो प्रोसेस रहती है, वही प्रोसेस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बेसिस पर की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सपोर्ट से की जाती है, तो वो ई बिज़नेस में काउंट होती है। तो यहाँ पर 2-3 डेफिनेशंस अलग अलग दी हुई है, लेकिन आप फिलिप कोटलर वाली डेफिनेशंस को अच्छे से कर लेना। ये बहुत इजी वे में उन्होंने बहुत शॉर्टली बताया है कि किसी भी परचेस और सेल, मतलब जब दो पार्टीज़ के बीच में किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन होता है, चाहे वो खरीदने वाला व्यक्ति हो या बेचने वाला व्यक्ति हो, मतलब परचेस और सेल्स करने के बीच में जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बेसिस पर, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सपोर्ट से जब हम किसी तरह का ट्रांजेक्शन फाइनल करते हैं, तो वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के मीनिंग में नीचे हम लोगों ने कुछ हाईलाइट किए हुए लाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, दस ई बिजनेस डज नॉट रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक बेस से बिजनेस करते हैं, ई बिजनेस की प्रोसेस हम जब हमारे व्यापार में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसमें परचेसर और सेलर, मतलब जो भी व्यक्ति यहाँ पर माल को खरीद रहा है, बायर हो या सेलर हो, मतलब परचेस करने वाला व्यक्ति हो या सेल्स करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने वाला व्यक्ति हो, बेचने वाला व्यक्ति हो, तो यहाँ पर उसका खुद का फिजिकली होना रिक्वायर नहीं रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बीच में जो नीड रहती है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिक्वायरमेंट रहती है।
आप एक जगह से बैठ के भी अपना ऑर्डर ले सकते हो और दे सकते हो। आपको पार्सल्स के थ्रू या आपका ऑनलाइन एक ट्रांजेक्शन जो रहता है, तो आप अमाउंट तो सामने वाले को अमाउंट अपने मोबाइल से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, अकाउंट से आप लोग अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ई बिज़नेस में यहाँ पे बायर और सेलर मतलब खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति फेस टू फेस हो। यहाँ पर इसकी कभी भी नीड या रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ई बिज़नेस डज नॉट रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर, मतलब ई बिज़नेस में खरीदने वाले व्यक्ति की और बेचने वाले व्यक्ति की फिजिकली अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस रहता है वो ई बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे दिया हुआ है, बट द बायर एंड सेलर्स इंटरएक्ट इलेक्ट्रॉनिक यूजिंग द कम्युनिकेशन नेटवर्क रेदर देन थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट और एक्सचेंज। मतलब यहाँ पर बायर और सेलर की फिजिकली अटेंड होना या फिजिकली उसका वहाँ पे प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बायर और सेलर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन के बीच में उनके पास में उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होना ज़रूरी रहता है, नीड रहती है, कंपलसरी रहता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बेसिस पर ही उनका अमाउंट एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो पाएगा। मतलब यहाँ पर जब भी हम हमारे किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो चीज़ें तो हमारे पास में आ जाएंगी, होम डिलीवरी हो जाएगी, हमारे पास में पार्सल आ जाएगा, हमारा जो गिफ्ट है, जो भी चीज़ें XYZ आपने सामने वाले ने आपको दी है या आपने खरीदी है, तो वो तो चीज़ आपको मिल जाएगी, वो प्रोडक्ट तो आपके इन हैंड हो जाएगा, आपके हाथों में आ जाएगी वो चीज़। लेकिन उस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, जो प्रोडक्ट की हम लोग जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, उस अमाउंट को पे करने के लिए हमारे बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होना मस्ट कंपलसरी रहता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो रहता है, जो कम्युनिकेशन रहता है, वो टेलीकम्युनिकेशन भी हो सकता है, और फिर साथ ही साथ में उसका अमाउंट जो है वो उसके थ्रू हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है, इट रिक्वायर्स इंटीग्रेट्स ऑफ नेट विथ टेलीकम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस मॉडल। मतलब इन सभी चीज़ों में हमारा जो एक इंटरनेट ट्रांजेक्शन रहता है, जो ई बिज़नेस का जो ट्रांजेक्शन रहता है, वो ऑडियो वीडियो के थ्रू भी चलता है, टेलीकम्युनिकेशन इट मीन्स फ़ोन के थ्रू भी चलता है, साथ ही साथ में कंप्यूटर के बेसिस पर, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बेसिस पर भी हम हमारे ट्रांजेक्शन को फुलफिल कर सकते हैं। और यही हमारे ई बिज़नेस को शो करता है, या यही हमारे ई बिज़नेस का एक लेटेस्ट मॉडल होता है कि हम हमारी टेक्नोलॉजीज़ का कितने बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, हमारी उस टेक्नोलॉजी का हम कितने बेस्ट तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ हमारे पास में ई बिज़नेस में होती है। आगे दिया हुआ है, इट कुड मीन सेलिंग, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इंटरचेंज एंड इवन होम बैंकिंग। मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हमारा जो एक कम्युनिकेशन चलता है या एक हमारा जो एक पूरा ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है, सेलिंग भी हो सकती है। मतलब हम साइबर कैफ़े का जो यूज़ करते हैं, मतलब अगर सपोज़ हमारे पास में सुविधाएं नहीं है तो हम बाहर जाके साइबर का यूज़ करेंगे, साइबर कैफ़े पे जाके नेट के थ्रू हम हमारे काम को पूरा करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग यानी ऑनलाइन शॉपिंग, जब आप अपने मोबाइल्स में किसी अपने डिवाइस में देखकर किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट को देखने के बाद में आप उसको फाइनल करते हो, अमाउंट का ट्रांजेक्शन आप करते हो, या कैश में भी हो सकता है या फिर अकाउंट ट्रांसफ़र भी हो सकता है, अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज इस तरह से, इवन होम बैंकिंग इट मीन्स यहाँ पर बैंक में के घर के ट्रांजेक्शन भी आप बैंक के इजीली घर बैठे कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखी हैं, यही सब चीज़ें हमारी ई बैंकिंग को परफॉर्म करती हैं, ई बैंकिंग के बारे में बताती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है, ये किस तरह से अपना वर्क करता है। आगे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में और कुछ चीज़ें जो है वो अब हम लोग हमारे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है डिफरेंसेस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। मतलब ई व्यवसाय और ई वाणिज्य में अंतर क्या होता है, बिजनेस और कॉमर्स दोनों में डिफरेंस क्या है, यही चीज़ दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली ई कॉमर्स कंसिस्ट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मेकिंग पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है कि ई कॉमर्स जो होता है, ई कॉमर्स के बारे में बताया कि ई कॉमर्स जो रहता है उसमें जो भी बाइंग होती है और जो भी सेलिंग होता है, मतलब जो भी खरीदी होती है या जो भी बिक्री होती है, जो भी माल बेचा जाता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, वो पेमेंट किसके बेसिस पे करता है, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे करता है। मतलब आपका डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो होता है। ऑन द अदर हैंड ई बिजनेस कंसिस्ट्स द
consists of not only buying and selling of goods and services but also project and research and development consultancy etc. मतलब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि ई कॉमर्स जो रहता है उसमें तो किसी भी बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस के समय में, मतलब चाहे आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो, सर्विसेज को परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसका पेमेंट यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे कर सकते हो. बट अदर वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है. लेकिन अन्य शब्दों में अगर हम ये कहें कि जो ई बिजनेस होता है वो कंसिस्ट नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग, मतलब यहाँ पर ई बिजनेस में सिर्फ किसी भी चीज़ को खरीदा और बेचा ही नहीं जाता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, बट ऑल्सो प्रोजेक्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंसीज एक्सेट्रा. मतलब यहाँ पे सिर्फ खरीदने और बेचने तक की ही हमारी लिमिटेशंस नहीं होती, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेस और सेल करने तक की ही हमारी लिमिटेशंस नहीं होती है. उसके अलावा हम यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़ का रिसर्च कंटिन्यूस करते रहते हैं, डेवलपमेंट करते रहते हैं कि किस तरह से हम और बेस्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे पास में कहाँ और चीज़ों को सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है, नीड्स है. और कंसल्टेंसी हम उसके बारे में हमेशा नए नए आइडियाज सजेस्ट करते रहते हैं. तो यही डिफरेंसेस था इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में और ई कॉमर्स में. ई बिजनेस और ई कॉमर्स में यही डिफरेंस है कि ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग और सेलिंग्स होती है, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज की हो. लेकिन ये ई बिजनेस ई कॉमर्स में जो आपकी बाइंग और सेलिंग का जो भी अमाउंट रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस से पेमेंट हो जाएगा. लेकिन ई बिजनेस जो रहता है, बिजनेस में हमें हर समय नई टेक्नोलॉजीज के लिए रिसर्च करना होता है, नई मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर किस चीज़ को चाहता है, कस्टमर की क्या नीड्स है, कस्टमर किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट जल्दी होता है. तो बिजनेस में हमें हर दिन नई चीज़ों के बारे में जानना, रिसर्च करना ज़रूरी होता है. तो यही डिफरेंसेस ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच में दिया हुआ है. एक बार आप इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ना, और यहाँ पर बहुत शॉर्टली हमको इजीली एक्सप्लेन करके दिया हुआ है. आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आएगा. अब आगे दिया हुआ है स्कोप ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस का स्कोप क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या है. तो यहाँ पर हमारे पास में इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. ई बिजनेस के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को अगर हम समझे तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है बिजनेस टू बिजनेस और B2B. मतलब बिजनेस टू बिजनेस मतलब यहाँ पे यही होता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेस का जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होने लगता है, जब हमें किसी चीज़ का ट्रांजेक्शन एक बार में अच्छे से समझ में आने लगता है, तो और उस बिजनेस को हम किस तरह से ग्रोथ करवा सकते हैं, उस बिजनेस में हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि किसी एक ही चीज़ से हम प्रोडक्शन को बढ़ा के नया रूप दे सके, किसी अदर वे में उसको टर्न कर ले, तो यही हमारा होता है बिजनेस टू बिजनेस और B2B. B2B इट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस. अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझें तो हम हमारे एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन में हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है वो रॉ मटेरियल का है. मतलब अभी तक हम लोग जो सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जो कच्चा माल लगता है या जो रॉ मटेरियल लगता है, उस रॉ मटेरियल को बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं. हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो वर्क है वो रॉ मटेरियल को बनाने का है. लेकिन रॉ मटेरियल को बनाते बनाते हम नई चीज़ों को भी जान लेंगे कि किस तरह से ये रॉ मटेरियल एक बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आता है, क्या टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है, किन मशीनों का यूज़ किया जाता है. तो इस तरह से हमने एक बिजनेस करा है रॉ मटेरियल का. लेकिन उस रॉ मटेरियल को हम लोग रफ प्रोडक्ट को, रफ मटेरियल को हम लोग फेयर में कैसे कन्वर्ट करें, एक रॉ मटेरियल को, एक कच्चे माल को एक अच्छे प्रोडक्ट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यही चीज़ हम जान सकते हैं. तो ये हमारा होगा बिजनेस टू बिजनेस. मतलब एक प्रकार के बिजनेस में जाते हुए हम दूसरे प्रकार के बिजनेस को किस तरह से कर सकते हैं, यही हमें बताता है. और उसमें हमारा जो ट्रांजेक्शन रहेगा उसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी कि माल को खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट के ऊपर हमें क्या, एक प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या बेस्ट क्वालिटी का परफॉर्मेंस देना होता है कि वो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में जल्द से जल्द सोल हो जाए. ये सारी चीज़ों को हम बिजनेस के थ्रू ही समझ पाते हैं. तो यहाँ पे यही दिया है बिजनेस टू बिजनेस B2B. आगे दिया हुआ है बिजनेस टू कस्टमर और B2C. मतलब B2C का मतलब है यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर. हम हमारे बिजनेस में, जो हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में जो कस्टमर रहते हैं उनसे हम किस तरह से एक अपना पूरा एक परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूस करवा सकते हैं, किस तरह से हम हमारे कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो वो हमें पता चलता है ई कॉमर्स की प्रोसेस से.
बिजनेस टू कॉमर्स या फिर B2C से अगर हम समझे तो यहाँ पे B2C का दिया हुआ है, व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर दे आर नो एज बिजनेस टू कस्टमर और B2C ट्रांजेक्शन्स। मतलब यहाँ पे जब किसी भी तरह के एक हम बोल सकते हैं डील को या एक सौदा जब व्यापार के बीच में और ग्राहक के बीच में होता है, अगर इंग्लिश में अगर हम समझे तो कस्टमर और बिजनेस के बीच में जो भी एक डील फाइनल होती है कि किस तरह से हमें प्रोडक्ट परचेज करना है, अगर बार्गेनिंग हो रही है तो उसका मार्जिन कितना है, किस तरह से हमको प्रोडक्ट का यूज़ करना है, प्रोडक्ट के ऊपर हमें क्या एक्सचेंज होगा, क्या रिप्लेसमेंट, सारी चीज़ें। मतलब जब एक कस्टमर बन के हम बिजनेस में जाते हैं तो हम बिजनेस में किन चीज़ों का मतलब कितना नॉलेज ले सकते हैं उस जगह से, उस प्रोडक्ट के बारे में हमें कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, तो यही सब जो डील रहती है वो कस्टमर और बिजनेस के बीच में रहती है। तो यहाँ पर हम लोग इसे कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर या फिर B2C, जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब बिजनेस टू कस्टमर तो किस तरह से हम हमारे कैश को ट्रांसफ़र करते हैं। अब कस्टमर अगर किसी चीज़ को परचेज कर रहा है और आपके पास में ई बिजनेस के अलावा, कैश के अलावा अगर आपके पास में ई बिजनेस की भी फैसिलिटी है और कस्टमर को अगर वो चीज़ नहीं पता है तो बिजनेसमैन का क्या फ़र्ज़ बनता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है कि वो कस्टमर को ई बिजनेस के बारे में बताएं। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से मनी ट्रांसफ़र होती है, वो किस तरह से कन्वर्ट होती है, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो ई बिजनेस में कस्टमर और बिजनेस के बीच में होती हैं। साथ ही साथ में हम लोग ATM का यूज़ करके भी हमारे अमाउंट को पे कर सकते हैं। अगर ATM फैसिलिटीज़ ना हो किसी के पास में तो हम किस तरह से अमाउंट का ट्रांजेक्शन करें, उसको किस तरह से अपनी बिजनेस में एक बोल सकते हैं कि अपने बिजनेस में उसे किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है बिजनेसमैन की या बिजनेस की कि वो किस तरह से अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कलेक्ट करे, किस तरह से वो अपनी तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करे ताकि उसका बिजनेस जल्द से जल्द मार्केट में ग्रो अप होता जाए, बहुत अच्छी से उसके बिजनेस की ग्रोथ हो। तो ये सारी चीज़ें होती बिजनेस की। और कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर रहती है कि कस्टमर उस बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्या कॉस्टिंग आती है, क्या सेलिंग है मार्केट में, अगर उसको रिप्लेस करना है तो उसका क्या रिटर्न हो सकता है, ये जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं कस्टमर चाहे तो अपने बिजनेसमैन से बिजनेस से कर सकता है। तो इसे ही हम यहाँ पे कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर या B2C। आगे पढ़ते हैं हम लोग कस्टमर टू कस्टमर और C2C ट्रांजेक्शन्स। कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन या C2C ट्रांजेक्शन यानी ग्राहक से ही ग्राहक को चीज़ें मिलना। अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर कस्टमर दे आर कॉल्ड C2C ट्रांजेक्शन। मतलब ऐसी जगह पे जब किसी भी चीज़ का ट्रांजेक्शन, व्यवहार जो है, किसी भी चीज़ का जब ट्रांजेक्शन है वो किसी भी जगह पर होते हुए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, कस्टमर्स के बीच में होता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं C2C या कस्टमर टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ यूज्ड बुक एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, क्लॉथ्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर हम लोग इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे कैसे पढ़ सकते हैं, उपयोग की गई वस्तुएं। अब यूज्ड बुक यानी आप लोग इंदौर में हम लोग रह रहे हैं, इंदौर में हम सभी खजूरी बाज़ार को जानते हैं, है ना। खजूरी बाज़ार वो मार्केट जहाँ पर सभी टाइप्स की बुक हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर हम फ्रेश बुक परचेज करना नहीं चाहते हैं, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम प्रीवियस ईयर की भी बुक परचेज कर लेते हैं। तो वो बुक ऑलरेडी किसी ने यूज़ करी हुई है और उसी यूज्ड बुक को हम लोग परचेज कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी उस बुक का कोई कस्टमर था जो उसको वहाँ पे सोल्ड करके गया और उसी सोल्ड की हुई चीज़ को हमने फिर से परचेज कर लिया। मतलब कस्टमर ने यूज़ करा और फिर से उसी चीज़ को कस्टमर के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, कस्टमर टू कस्टमर। बुक के थ्रू आप बहुत अच्छी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। सेम चीज़ है हाउस होल्ड इक्विपमेंट। हाउस होल्ड इक्विपमेंट यानी घर में यूज़ होने वाली जो चीज़ें रहते हैं, घरेलू उपकरण जिसको हम बोल सकते हैं, अगर हिंदी में हम समझे हाउस होल्ड इक्विपमेंट घरेलू उपकरण। घर में कोई फर्नीचर है, हमने हमारे पास में जो फर्नीचर यूज़ नहीं हो रहा था हमने उसको मार्केट में सेल कर दिया और उसके बदले में हमने नया ले लिया। एक्सचेंज ऑफर जिसको हम अगर बोले तो एक्सचेंज ऑफर में हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही है उसको हम जाके बेच देते और वहाँ से हम हमारी पसंद की कोई नया प्रोडक्ट, नई चीज़ें जो अट्रैक्ट करती है हमें, उसको हम परचेज करते हैं। तो जो चीज़ हमने सोल्ड कर दी है, हमने तो हमारी तरफ से सोल्ड कर दी, लेकिन उसी मार्केट को सेकेंड हैंड मार्केट में कोई और कस्टमर उस चीज़ को अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली या अपनी नीड के अकॉर्डिंगली परचेज कर लेता है। मतलब अगर हम बहुत सीधे शब्दों में समझे तो कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन वो होता है
कि जब किसी भी चीज़ को कोई एक व्यक्ति पहले से वापर चुका है, यूज़ कर चुका है और अपनी नीड पूरी होने के बाद में वो उस चीज़ को फिर से मार्केट में बेच देता है और उसी चीज़ को जाके कोई अदर पर्सन फिर से परचेज कर लेता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को फिर से ले लेता है, तो वही होता है कस्टमर टू कस्टमर, जिसको हम लोग बोलते हैं C2C ट्रांजेक्शन। मतलब एक के द्वारा खरीदी हुई वस्तु को जब बेच दिया जाता है तो दूसरा फिर व्यक्ति उसी को आके खरीद लेता है। मतलब वो चीज़ एज इट इज़ मार्केट में परचेज सेल होती रहती है, उसमें हर वक्त नई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन होता है C2C ट्रांजेक्शन या कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन। अब अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इसके 4th पॉइंट को समझते हैं तो वो दिया हुआ है बिजनेस टू गवर्नमेंट और B2G ट्रांजेक्शन। बिजनेस टू गवर्नमेंट मतलब अब आप नाम से समझ रहे हैं कि जब बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है तो जो भी हमारा बिजनेस का डील हो रहा है वो डील जो हमारी हो रही है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू हो रही है। मतलब हमारी जो भी बिजनेस की डील है वो हम डायरेक्ट ना करते हुए गवर्नमेंट को बीच में लेते हैं और गवर्नमेंट के साथ में उस चीज़ की डील फाइनल होती है, तो वो हमारा कहलाएगा B2G रेफर्स टू डीलिंग विथ गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब यहाँ पे बिजनेस की जो भी डील रहती है वो जब डील हमारी गवर्नमेंट के थ्रू फाइनल होती है तो वो कहलाती है B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट। आगे दिया हुआ है इसमें फॉर एग्जाम्पल फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्सेस, ब्रैकेट में दिया हुआ इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर जब भी हम हमारे बिजनेस में जो भी व्यक्ति रहता है कि जिसको अपना इनकम टैक्स का अमाउंट पे करना रहता है, जो इनकम टैक्स के अमाउंट को पे करता है, तो इनकम टैक्स के अमाउंट को पे करने के लिए हमने तो चीज़ों का यूज़ कर लिया, लेकिन अब हमारी तरफ से जो भी अमाउंट का कलेक्शन है वो हमें किसको देना पड़ रहा है? गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट के बीच में अब हमारे पास में बहुत सारा तरह के टैक्स होते हैं। हमारी जब अर्निंग एक्स्ट्रा रहती है, साल भर की जो अर्निंग रहती है उसके ऊपर हमारा टैक्स पेमेंट होता है, इनकम टैक्स हमें भरना पड़ता है जिसको हम फाइल के नाम से जानते हैं। और ये सब चीज़ें जो होती है वो असेसमेंट ईयर एंड में होती है। असेसमेंट ईयर जो रहता है वो आपका 1 अप्रैल से रहता है 31 मार्च तक। कैलेंडर ईयर जो रहता है, कैलेंडर ईयर रहता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन हमारे बिजनेस का जो क्लोजिंग और ओपनिंग ईयर माना जाता है वो 1 अप्रैल से माना जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की हमारी असेसमेंट ईयर जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, मतलब इसमें हमारे सारे बिजनेस के कंपनीज के नए ट्रांजेक्शन करे जाते और 31 दिसंबर को वो अकाउंट क्लोज ना होते हुए हमेशा उन अकाउंट्स की जो क्लोजिंग डेट रहती है वो 31 मार्च रहती है। इसलिए मार्केट में फरवरी मार्च के समय में बहुत रश रहता है सब जगह, क्योंकि क्लोजिंग का काम रहता है, क्योंकि हर बिजनेसमैन हर कंपनी ये पता करती है कि साल भर में उसका अर्निंग क्या है और किस तरह से उसको बिजनेस में एक्सपेंसेस हुए हैं या कितना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो जब हम हमारे बिजनेस को डेवलप करते हैं, हमारी जो भी इनकम रहती है उस इनकम के अकॉर्डिंगली हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। बिजनेसमैन को एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली पे करनी पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज भी रहता है, फॉरेन एक्सचेंज वहाँ रहेगा बिजनेस में जब हमने हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे किया हुआ है और हमारी पार्टीज जो है, हमारे जो कस्टमर है या जो हमारा ऑनर है वो इंडिया के बाहर है, तो इंडिया के बाहर तो फॉरेन करेंसी ही चल रही है, तो वो अपनी तरफ से उस फॉरेन करेंसी को हमारे इंडिया में ट्रांसफ़र करेगा और उसे इंडिया में ट्रांसफ़र करने के बाद में हम बैंक से जाके उसे एक्सचेंज करवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे करेंसी जो है वो रुपए में चल रही है, रुपीज़ में चलनी है। तो हमारे यहाँ के डॉलर और पौंड या जो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज से जो हमें रिसीव हो रहा है उसे हमें रुपए में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो उस एक्सचेंज के बीच में भी हमें गवर्नमेंट का ही सपोर्ट लेना होता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं इस ट्रांजेक्शन को बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन या फिर B2G ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जो पॉइंट्स पढ़े थे वो था हमारा बिजनेस का कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस था, ई बिजनेस क्या होता है, साथ ही साथ में हम लोगों ने मीनिंग और डेफिनेशंस पढ़ी ई बिजनेस की कि ई बिजनेस में क्या परिभाषा होती है, उसका क्या अर्थ होता है। ई बिजनेस का अर्थ और परिभाषा समझने के बाद में हम लोगों ने स्कोप ऑफ ई बिजनेस पढ़ा कि ई बिजनेस का क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ ई बिजनेस का यूज़ हम कर सकते हैं, किन एक्टिविटीज़ में ई बिजनेस का यूज़ होता है। साथ ही साथ में हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े बिटवीन ई बिजनेस और ई कॉमर्स, ई व्यापार और ई व्यवसाय के बीच में, वाणिज्य के बीच में हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े। इसके डिफरेंस पढ़ने के बाद में हमने स्कोप ऑफ ई बिजनेस को पढ़ा कि स्कोप ऑफ ई बिजनेस में हमारे पास में कितने पॉइंट्स थे। ये हमारे पास में 4 पॉइंट्स दिए हुए थे जिनको हम लोगों ने पढ़ा, जो कि था
B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर और B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। इस तरह से 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े स्कोप ऑफ बिजनेस में कि बिजनेस कितनी तरह से क्राइटेरिया में आता है, बिजनेस के कितने क्राइटेरियाज होते हैं। अब यहाँ पे इस बिजनेस के स्कोप को पढ़ने के बाद में इसके बीच में जो हमारे पास में दिया हुआ है व्यापार का क्षेत्र पढ़ने के बाद में हम लोग अब जो कर रहे हैं वो है डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के बीच में हमें यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हुए। ट्रेडिशनल बिजनेस इसको अगर हम बोले तो वो हमारा होगा परंपरागत व्यवसाय, परंपरागत व्यवसाय। और ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो है। तो अब यहाँ पे हम लोग ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है फॉर्मेशन। इट इज़ तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ट्रेडिशनल में इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर्म और ई बिजनेस इट इज़ इजी टू फॉर्म। कैसे? फॉर्मेशन यानी इसका निर्माण करना कठिन क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडिशनल मतलब उसमें बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करना है, लेकिन ई बिजनेस में आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना जरूरी है और दोनों पार्टीज के बीच में जो भी अमाउंट फाइनल होती है उसका सिर्फ ट्रांजेक्शन होता है। इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस का परफॉर्मेंस करना ईजी टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, और ई बिजनेस का परफॉर्मेंस ईजी होता है। आगे दिया हुआ है फिजिकल प्रेजेंस। ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, दोनों पार्टीज़ का होना अवेलेबल होना कंपलसरी है, लेकिन ई बिजनेस में ये नॉट कंपलसरी टू प्रेजेंट बोथ पार्टीज। आगे दिया हुआ है लोकेशन ऑफ बिजनेस। सुटेबल लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस हम वहीं कर सकते हैं जहाँ पर हमें एक सही लोकेशन मिले कि हमारा बिजनेस सही रूप में जा सकता है, ग्रोथ कर सकता है। और ई बिजनेस में इट नीड्स नो लोकेशन, मतलब ई बिजनेस में आपको लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप घर में बैठे बैठे भी अपना अमाउंट एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। सपोज आपके पास में पैसा नहीं है, आपको अपने पेरेंट्स से लेना पड़ रहा है, तो आपके पेरेंट्स अपने मोबाइल से ही उस चीज़ को अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब इसको अगर हम बोल दें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में लोकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, इंपॉर्टेंस रहती है, लेकिन ई बिजनेस में लोकेशन की कोई नीड या रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। इसमें जो भी हमारे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन यानी जिसमें संचालक लागत बोलते हैं, तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिंग मार्केटिंग एक्सेट्रा। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट कम निकाल सकते हैं कि हमें प्रोडक्शन में कितना पैसा लगा है, साथ ही साथ में मार्केट में उस चीज़ को हम कितने तक ले जा सकते, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस का रहता है। लेकिन ई बिजनेस में यहाँ पे दिया हुआ है इट्स ओपनिंग कॉस्ट इज लो, मतलब इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो रहती है वो बहुत नॉमिनल रहती है। ई बिजनेस में आपको अलग से कोई अमाउंट पे नहीं करना है, जितने का आपका ट्रांजेक्शन है वही अमाउंट आपको फाइनली पे करनी होती है। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा है 10,000 का, तो आपको 10,000 ही ट्रांसफ़र करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अलग से आपको 50, 100, 500 रुपये अलग से पे नहीं करना है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारे बिजनेस में कॉस्टिंग तभी निकल पाती है कि हम मार्केट में उस चीज़ को कितने में दे सकते हैं, उसका पैकेजिंग कितना है, एडवर्टाइजमेंट कितना, उसका प्रोडक्ट कितना है, इन सब चीज़ों को काउंट करके ही हम फाइनल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की फाइंड करते हैं। आगे दिया हुआ है कॉन्टेक्ट विथ कस्टमर। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। कॉन्टेक्ट विथ कस्टमर इट इज़ इनडायरेक्ट, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट विथ कस्टमर इज डायरेक्ट इन दिस केस। आगे दिया हुआ है नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन जो यहाँ पे रहता है इसमें फ्लो बना रहता है। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस में बायर और सेलर दोनों आमने सामने रहते हैं, इसलिए इनमें कम्युनिकेशन बना रहता है। लेकिन ई बिजनेस में कम्युनिकेशन जो रहता है वो नहीं के बराबर होता है या बहुत कम होता है। रिस्पॉन्डिंग टाइम टेकन मच टाइम। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो आपका एक रिस्पॉन्डिंग रहता है, आपको किसी भी कस्टमर का रिस्पॉन्ड जो है वो बहुत लेट मिलता है। लेकिन ई बिजनेस में आपको डायरेक्टली इंस्टेंट, मतलब उसी समय आपको रिस्पॉन्ड मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके 11-12 पॉइंट दिए हुए। प्रोसेस ऑफ बिजनेस इज लॉन्ग। ट्रेडिशनल बिजनेस की जो प्रोसेस रहती है वर्क करने की वो बहुत लंबी होती है, लेकिन ई बिजनेस की जो वर्किंग प्रोसेस रहती है वो बहुत शॉर्ट होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स में से डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के आप एनी 8 पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो आज की इस वीडियोस को आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने लेसन नंबर 5 जो आज स्टार्ट किया था उसमें करा है। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस तक का वर्क हम लोग आज कर चुके हैं।
यहाँ तक का सभी पार्ट आप सभी अपने इस कॉपी में कंप्लीट करेंगे। किसी को कुछ डाउट रहता है तो स्कूल टाइम में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।